नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की जो हम प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 12 है उसको आज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेट को लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, स्टार्टिंग के 5 प्रश्न आपको मिलते हैं करंट अफेयर्स के। तो पहला प्रश्न आपके सामने करंट अफेयर्स का है। 2022 का जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक जारी किया गया था, इसमें प्रथम स्थान किसको दिया गया था आपको बताना है। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो पहले प्रश्न का राइट आंसर हमारा हो जाएगा जापान व सिंगापुर दोनों प्रथम स्थान पे हैं हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जापान और सिंगापुर दोनों। इसके अलावा भारत का स्थान इसमें कितना है, तो भारत इसमें 83वें स्थान पर है। भारत का स्थान इसमें 83वां है। और इसमें जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान सबसे निचले स्थान पे, यानी कि सबसे कम ताकतवर जो पासपोर्ट है वह अफगानिस्तान देश का है, यानी कि अफगानिस्तान की रैंकिंग इसमें सबसे कम है। भारत का स्थान इसमें 83वां है और पहले स्थान पे, प्रथम स्थान पे जापान और सिंगापुर दोनों हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनाथों की मां के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो अनाथों की नाम से प्रसिद्ध जो आपकी सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका नाम था सिंधु ताई सपकाल, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिंधु ताई सपकाल। इनको हम अनाथों की मां के नाम से भी जानते थे। ये एक सोशल वर्कर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आपको अभ्यास करते रहना है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है। तो पिछले 3 से 4 वर्षों में जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन किए गए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 करके उनको बता देता हूं, आप उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स से एग्जाम में प्रश्न लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जो पहला संस्करण था, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, दिल्ली में आयोजित किया गया था 2018 में। 2018 में इसका पहला संस्करण दिल्ली में हुआ था। इसके बाद इसका जो सेकेंड संस्करण था, यह आपका महाराष्ट्र में, यानी कि पुणे में हुआ था 2019 में। तो इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 2019 में पुणे में हुआ था। और 2018 में इसका पहला संस्करण आपका हुआ था दिल्ली में। उसके बाद 2020 में इसका तीसरा संस्करण हुआ था कहाँ पर, गुवाहाटी में। कहाँ पर, तो गुवाहाटी में इसका हुआ था तीसरा संस्करण। और इसका जो आपका चौथा संस्करण है, यह होने वाला है आपका हरियाणा में, यानी कि 2021 का आयोजन जो है अब यह 2022 में होने वाला है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। और इसका जो आयोजन आपका किया जाएगा हरियाणा में, इसका 4th संस्करण। और इसका जो 5वां संस्करण यह प्रस्तावित है आपका कहाँ पर, 2023 में। तो 2023 में इसका 5वां संस्करण प्रस्तावित है आपका कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश में इसका 2023 में अगला संस्करण होगा। और लेटेस्ट का जो चौथा संस्करण इसका होने वाला है आपका हरियाणा में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। मैंने 5 संस्करण के आयोजन स्थल आपको बता दिए हैं। इसका 2018 में पहला संस्करण आयोजित किया गया था आपका दिल्ली में। सेकेंड वाला 2019 में पुणे में किया गया था। थर्ड वाला 2020 में गुवाहाटी में किया गया था। और 4th आपका अभी होने वाला है हरियाणा के पंचकुला में होगा। और इसके बाद 2023 का जो अगला 5वां इसका संस्करण है वो होने वाला है आपका मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है। तो इसे आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई चूक में, मतलब सुरक्षा में चूक की जांच हेतु समिति का जो गठन किया गया है, उस समिति का आपको नाम बताना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा में चूक की जांच के लिए जो गठित समिति है उसका नाम है इंदु मल्होत्रा समिति। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंदु मल्होत्रा समिति, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे डेफिनेटली सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में मिशन अमानत की जो शुरुआत है किसके द्वारा की गई आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेफिनेटली आपसे एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मिशन अमानत की जो शुरुआत है यह की गई आपकी भारतीय रेलवे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन रेलवे, यानी कि भारतीय रेलवे के द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है।
वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर कौन है? तो वर्तमान में हमारे रेल मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। कौन है? तो अश्वनी वैष्णव जो हैं आप हमारे वर्तमान में क्या हैं? तो ये रेल मिनिस्टर हैं, रेलवे मिनिस्टर हैं। और वर्तमान में हमारे जो नए रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन बनाए गए उनका नाम है वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी जो हैं ये हमारे वर्तमान में क्या बनाए गए हैं? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और नए सीईओ बनाए गए। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। वीके त्रिपाठी का मतलब होता है यहाँ पे विनय कुमार त्रिपाठी से। दोनों आपको याद रखना है, रेल मिनिस्टर कौन है और हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन है, दोनों आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे हमने 5 करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लिया। अब यहाँ से आपके जीके जीएस के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि यूपी स्पेशल का है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को नजाकत नफासत का शहर कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। यहाँ पे बिल्कुल ही गलत यहाँ पे जवाब दिया गया है। जौनपुर को जो है नजाकत नसाफत का शहर नहीं कहते, बल्कि यहाँ पे नसाफत की जगह नफासत होगा। यहाँ पे नजाकत और नफासत, यहाँ पे फ होता है, इसे लिखा था आपका नफासत। तो नजाकत और नफासत का शहर हम कहते हैं किसको? तो लखनऊ यहाँ पे होना चाहिए था। तो पहला वाला ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। जौनपुर की जगह आपका लखनऊ आप राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सहेत महेत नगर हम कहते हैं श्रावस्ती को, बिल्कुल सही है। सहेत महेत नगर हम कहते हैं श्रावस्ती को। वनवास नगर हम कहते हैं चित्रकूट को। खुशबुओं का शहर हम कहते हैं कन्नौज को। तो नीचे के तीनों जो आपके हैं सही सुमेलित हैं। और इसके अलावा पहला वाला जो ऑप्शन आपका यहाँ पे था वह सुमेलित नहीं था। यहाँ पे नजाकत और नफासत का शहर जौनपुर की जगह आपका होना चाहिए था। लखनऊ को कहा जाता है नजाकत नफासत का शहर। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे सुमेलित नहीं था। यूपी स्पेशल के प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको यूपी स्पेशल के प्रश्नों का अभ्यास करना है तो हमारी जो यूपी स्पेशल वाली सीरीज है उसकी जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है उसको आप कंप्लीट फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आपके यूपी स्पेशल के सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो कवर करवाए गए हैं। इसके अलावा मैंने एमसीक्यूज को भी अपलोड उसमें किया हुआ है। तो संपूर्ण यूपी स्पेशल की जो तैयारी आपकी उस प्लेलिस्ट के माध्यम से हो जाएगी। तो सिंपली आपको हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना है। आपको यूपी स्पेशल की प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, गाजर का जो रंग होता है किसकी मौजूदगी के कारण होता है? आपको बताना है गाजर का जो रंग होता है वह किसकी मौजूदगी के कारण देखने को मिलता है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? कैरोटीन, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो है गाजर का रंग होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? आपको बताना है। तो 10 डिग्री जो आपका चैनल है या किसको पृथक करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंडमान को निकोबार से अलग करता है आपका 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो निम्न में से किस बीमारी से पीड़ित लोगों को दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो व्यक्ति डायबिटीज यानी कि जो व्यक्ति आपके मधुमेह से पीड़ित होते हैं उनको इंसुलिन दिया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज। निम्नलिखित में से किस राज्य की भारत के किस राज्य की जो तटरेखा है, जो कोस्टल लाइन है, वो सबसे लंबी है? महत्वपूर्ण प्रश्न, आपसे एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको 2-4 फैक्ट बताऊंगा इससे रिलेटेड। सबसे पहला फैक्ट तो आप याद देखिए कि सबसे लंबी जो तटरेखा है किस राज्य की है? गुजरात की है भारत में। और सेकेंड नंबर पे किसकी है? तो सेकेंड नंबर पे आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की जो तटरेखा है वो सेकेंड नंबर पर सबसे लंबी है भारत में। वहीं भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य आपका गोवा है। और इसके अलावा विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, कंट्री कौन सा है? तो कनाडा है। इसे भी आप याद कर लीजिएगा। कनाडा जो है पूरे विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं सेकेंड नंबर पे भारत में सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। और सबसे लंबी तटरेखा भारत में फर्स्ट नंबर पे किसकी है? तो गुजरात की है। और सबसे छोटी तटरेखा आपको मिलेगी गोवा की। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक चीज आप बताइए, मैंने आप यहाँ पे गोवा का नाम लिया है तो आपको पता होगा गोवा में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव लड़े जा रहे हैं।
तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि गोवा में वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो ये सीटें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि करंट में यहाँ पे विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में आप पांचों राज्यों, यहाँ जहाँ 5 राज्य में इलेक्शन हो रहे हैं ना विधानसभा के, तो पांचों राज्यों की विधानसभा सीटों को आप कमेंट बॉक्स में बताइए पूरे डिटेल के साथ कि ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन आपके लड़े जा रहे हैं, इन 5 राज्यों की विधानसभा की सीटें कितनी हैं। पॉलिटी के सेक्शन में आपसे यहाँ प्रश्न मतलब पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो इस तरह के प्रश्नों का भी अभ्यास आप करते रहिए। चलिए इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और बीसीजी का जो टीका होता है इसमें जी का मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है। तो बीसीजी के टीके में जी का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। बीसीजी का टीका मेनली टीबी के रोगियों को दिया जाता है और टीबी से बचाव के लिए दिया जाता है। तो आपका बीसीजी का टीका जो होता है इसमें जी का मतलब होता है ग्यूरिन से होता है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्यूरिन से मतलब होता है आपका, और जी से यहाँ पे आप देख रहे हैं बीसीजी का पूरा नाम होता है बैकिलस कालमेट और बैकिलस कैलमेट ग्यूरिन, इसका पूरा नाम होता है। यह वैक्सीन जो है आपकी और ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ इस्तेमाल लाई जाती है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को रोकने के लिए जो आपकी यह बीसीजी का टीका है, बीसीजी की वैक्सीन है, वह इस्तेमाल में लाई जाती है। इसकी जो खोज की गई थी अल्बर्ट कैलमेट और कैमिले ग्यूरिन के द्वारा, इन्हीं 2 वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज की गई थी और इन्हीं 2 वैज्ञानिकों के नाम पर इस टीके का नाम पड़ा था। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। टीबी से रिलेटेड यह वैक्सीन आपकी है बीसीजी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो जिस वर्ष मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, तो राजीव गांधी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, डीके कर्वे समिति का संबंध किससे है। इकोनॉमिक्स का यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो डीके कर्वे समिति का संबंध आपका हो जाएगा लघु उद्योगों के विकास से, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। लघु उद्योगों के विकास से संबंधित आपकी डीके कर्वे समिति, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, सर्वाधिक होगी। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, तो निर्वात में होती है, वैक्यूम में होती है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वात में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है आपको बताना है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, आयरन, यानी कि लौह को छोड़कर जितना भी संपूर्ण आहार होता है वह मां के दूध में मिलता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरन जो है इसमें इसका अभाव देखने को मिलता है, लौह यानी कि आयरन का अभाव इसमें देखने को मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी, आपको उस संविधान संशोधन को बताना है जिसके तहत केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या थी लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई थी। तो यह आपका संविधान संशोधन था 91वां, यानी फर्स्ट आपका जो अमेंडमेंट किया गया था। इसी के तहत केंद्रीय मंत्रियों की जो संख्या थी लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि जो आपके कुल सेंट्रल मिनिस्टर्स होंगे, जो आपके केंद्रीय मंत्री होंगे, वे टोटल लोकसभा सीट के 15% से अधिक नहीं होंगे। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह आपका प्रावधान किया गया था 91वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह भारतीय, आपको उस भारतीय का नाम बताना है जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था, यानी कि स्वाधीन भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे याद कर लीजिएगा। अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि 1947 में जब हमको आज़ादी मिली थी उस समय भारत के अध्यक्ष कौन थे।
तो आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो प्रश्न है लगभग मुझे लग रहा है कि हर बार प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई थी? आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया था। आपको उस वायसराय का नाम बताना है जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी। तो आपको पता होना चाहिए काला पानी की सजा देकर अंडमान लोगों को भेजा जाता था। तो इसी के दौरान काला पानी की सजा एक लोग को दी गई थी जिनका नाम था शेर अली अफरीदी। तो काला पानी की सजा काट रहे एक अपराध यहाँ पे कैदी थी जिनका नाम था शेर अली अफरीदी। इन्हीं के द्वारा जो है वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल सही है। लॉर्ड मेयो की जो हत्या थी वह अंडमान निकोबार में कर दी गई थी। किसके द्वारा? तो एक कैदी के द्वारा जिसको काले पानी की सजा दी गई थी। आप इसे याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एग्जाम के लिए हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है वह हिंदू त्योहार जिसे थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहली चीज आप यह जान लीजिए कि जो थारू जनजाति है किस एरिया में मिलती है। तो भारत हमारे उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है, माने जो तराई वाला एरिया है, तराई एरिया जहाँ पर है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी थारू जनजाति। तथा मेनली जो आपकी थारू जनजाति के लोग होते हैं ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली को। यानी कि दीपावली का जो पर्व होता है उसको थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दीपावली को। तो दोस्तों इस तरह से आज का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सॉरी, यह प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 12 है ना? हाँ, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। गलती से यहाँ पे मिस्टेक से 11 लिख दिया गया है, यहाँ पे आप 12 कर लीजिएगा। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।